अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है अकाउंटिंग का। ये प्रिपरेशन सेशन है बेसिकली म्यूनसिपल ऑफिसर और चीफ ऑफिसर के लिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए, और लेक्चर कॉमर्स और इससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या ट्रियर से रिलेटेड हो, तो उनके लिए लेक्चर फ्रूटफुल होगा। और इंशाल्लाह ये हमारा पहला लेक्चर है अकाउंटिंग का। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है और हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो ये बेसिकली इसमें कंसेप्ट दिए गए हैं कि पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और इस अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली इसके यूज़र्स कौन से होते हैं, कौन इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, और इस अकाउंटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी होती हैं, और इसके अंदर बेसिक जो एथिक्स होते हैं एज अकाउंटेंट के लिए वो कौन से होते हैं जो उसने फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग एज ए प्रैक्टिसिंग एज एन अकाउंटेंट। और जो मेन पार्ट है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उनकी डेफिनेशंस कहते हैं और वो कैसे अप्लाई होते हैं। ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ओवरव्यू दिया हुआ है अकाउंटिंग का। और ये इसके अंदर डेफिनेशन भी है, टर्म्स की इंटरप्रिटेशन भी है अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी देखें अकाउंटिंग इन बिजनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है जी किसी भी बिजनेस के लिए। अकाउंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड अकाउंटिंग, ये इसको डिस्कस करती है। ये हम पहले ये डिस्कस की पॉइंट कर चुके हैं, उसने दोबारा इनको हाईलाइट कर दिया है। तो कोई बिजनेस जो किया जाता है बेसिकली वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है। क्योंकि और दूसरा बिजनेस की टाइप्स हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी, नॉन प्रॉफिट बिजनेस भी है। लेकिन बिजनेस की टाइप कोई भी हो, उसकी अकोरेट फिनेंशियल पोजीशन मेजर करनी हो या उसकी टाइमली परफॉर्मेंस मेजर करनी हो, तो उसके लिए अकाउंटिंग का होना लाजमी है। मीन जहाँ पे फाइनेंस होगा वहाँ पे अकाउंटिंग लाजमी होगी। आप बगैर रिकॉर्ड किए डाटे से कोई भी इंफॉर्मेशन डिडक्ट ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ के बारे में, अकाउंटिंग के टैक्सेस के बारे में, उसके रेवेन्यूज़ के बारे में, डिफरेंट सोर्सेज के बारे में। मतलब जो इसके अकाउंटिंग डाटे के जो इंफॉर्मेशन के यूज़र्स हैं, चाहे वो इंटरनल हों चाहे वो एक्सटर्नल हो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है। इसमें से जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है, एक्सटर्नल यूज़र्स में आ जाते हैं आपके पास लेंडर्स जिन्होंने आपको लोन देने होते हैं, शेयर होल्डर्स जो आपके कंपनी के शेयर जो मालिकान हैं जो शेयर परचेज करते हैं, और गवर्नमेंट्स हो गए। और दूसरा आपके कंज्यूमर ग्रुप्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हो गए और कस्टमर्स हो गए। ये वो सब लोग हैं जो आपके इंटरनल अकाउंटिंग डाटे को से ली गई इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इंटरनल जो यूज़र होते हैं वो ऑफिस ऑफिसर्स, मैनेजर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, सेल्स स्टाफ, बजट ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफिसर। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो एमसीक्यूज आना है। तो एमसीक्यूज इसी तरह से बनाया जाएगा, उनमें से भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी इंटरनल सोर्स है या कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है वो नीचे, मतलब अगर उसने उसको क्वेश्चन आंसर चाहिए एक्सटर्नल में, तो एक एक्सटर्नल का ऑप्शन देगा, 3 जो है वो इंटरनल के ऑप्शन देंगे। अगर वो उसको इंटरनल का यूज़र देना है तो वो इस तरह से, या वो खुद भी मतलब किसी भी टाइप का एमसीक्यूज बना के वो पूछ सकता है इनमें से इंटरनल कौन है और एक्सटर्नल कौन सा है। तो इस तरह से इसका एमसीक्यूज आता है। ये जी बेसिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज अकाउंटिंग के, अगर आपने अकाउंटिंग फील्ड ऑप्ट की है तो आपके पास फिनेंशियल अकाउंटिंग की आ जाती है, जिसके अंदर अकाउंट्स प्रिपरेशन है, एनालिसिस है, ऑडिटिंग है, रेगुलेटरी है, कंसल्टिंग है, प्लानिंग है, ये उसकी सब टाइप्स हैं। आप इन फील्ड्स के अंदर अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास मैनेजरियल अकाउंटिंग भी है, जिसके अंदर जनरल अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, बजटिंग है, इंटरनल ऑडिटिंग है, कंसल्टिंग है, कंट्रोलर, टीयर, स्ट्रेटजी। मीन आपके पास ये बेसिकली फील्ड्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके अंदर आप सब में भी कर सकते हैं, किसी एक में स्पेशलाइजेशन लेके आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक है ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला एमसीक्यूज क्या आता है, क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन दे देती है कि ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है। जी डबल ए पी गैप, ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है। तो नीचे ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स और इस तरह से चार ऑप्शन बना के दे देते हैं, आपने उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। तो इसकी जो ये यहाँ पे जर्नली की जगह एक ऑप्शन के अंदर जर्नल भी लिखा होता है, तो वहाँ बंदा कंफ्यूज होता है कि ये जर्नल है या जर्नली है। तो इसलिए इस वर्ड को और इसकी प्रॉपर एब्रीविएशन को आप नोट कर लें। इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ये जनरली सर एक्सेप्टेड एमसीक्यू होगा। से बात ये है कि क्योंकि हर फर्म का डिफरेंट अकाउंट्स का सेटअप है और इसी तरह से हर कंट्री का डिफरेंट सेटअप है। तो होता क्या था कि एक कंट्री के अंदर अगर आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपके अकाउंट्स ब्रांचेस काम कर रही हैं, तो जो अकाउंट्स आते थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिफरेंट पैटर्न में आते थे, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन ड्राइव करना मुश्किल था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो बोर्ड था अकाउंटिंग का, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड वाइड कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक सा निज़ाम होना चाहिए जिससे जो भी स्टेटमेंट हो, जो भी फॉर्मेट्स हों, वो सारे एक जैसे हों, ताकि किसी को इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करने में, समझने में या शेयर करने में कोई इशू ना हो। तो उसको बेस रखते हुए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए थे, ताकि जो अकाउंटिंग के अंदर फॉलो किए जाते हैं। ये इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ए गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ द लीगल अथॉरिटी टू सेट गैप। यानी ये यूएसए के अंदर ये एक कमीशन है जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सेट करता है। SE has large delegated task of setting US GAAP to the Financial Accounting Standard Board। ये है जी बोर्ड जो इनके जो एजेंसी एजेंसी के अंडर काम करता है और ये डेवलप करता है। ये भी इसका भी आप एब्रीविएशन नोट कर लें, फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अच्छा, टू दैट एंड द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ये भी एब्रीविएशन आप नोट कर लें। An independent group consisting of individuals from many countries issues international financial reporting standards। ये नोट कर लें, IFRS की एब्रीविएशन भी यूज नोट कर लें। और ये याद कर लें जो IFRS है ये कौन इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूज करता है। ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो मुख्तलिफ कंट्रीज के इसके अंदर क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। The difference between US GAAP and IFRS are slowly fading as the FASB, Financial Accounting Standard Board, or International Accounting Standard Board pursue a convergence process aimed to achieve a single set of accounting standard for global use. More than 115 countries now require or permit a companies to prepare financial reporting follows IFRS. This means there are two sets of accepted accounting principle in the United States. The one is IFRS or the US GAAP. फॉर नॉन यूएस SEC रजिस्ट्रेंट्स मीन यूएस के अंदर जो होता है वो यूएस गैप्स यूज होते हैं, और अदर देन यूएस जो कंट्रीज हैं उनके लिए IFRS यूज होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, ये कहाँ पे यूज होते हैं। अब इसके फ्रेमवर्क के मुताबिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूज फॉर टू इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर्स। Qualitative characteristics, to require information that is relevant, reliable and comparable। आपने अकाउंटिंग के अंदर हर चीज़ नहीं लिखनी, जो आपसे बिजनेस से रेलेवेंट होगी और जो इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल होगी, जो डाटा फ्रूटफुल होगा, जस्ट वो यूज़ करना है। एलिमेंट क्या होंगे, टू डिफाइन आइटम्स इन द फिनेंशियल। वैसे इसके हिसाब से पेपर में कुछ नहीं आना, बेशक आप इसको स्किप भी कर दें, कोई इशू नहीं। असल में ये कंसेप्ट हैं, इनको देख लें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। अच्छा, बाज बुक्स के अंदर ना इनको कंस्ट्रेंट्स के अंदर, प्रिंसिपल्स के अंदर, अजम्पशंस के अंदर इस तरह डिवाइड किया होता है। जैसे इसने ये प्रिंसिपल्स की हेडिंग लिखी हुई है, एक अजम्पशंस की हेडिंग लिखी हुई है और एक कंस्ट्रेंट्स की हेडिंग लिखी हुई है। बेसिकली इसने की तीन कैटेगरीज बनाई हुई है, लेकिन ओवरऑल ये सारे प्रिंसिपल्स ही कंसिडर ही होते हैं। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ हेडिंग के साथ इनको क्लासीफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल। इसके अंदर कौन से आ जाते हैं, एक मेजरमेंट प्रिंसिपल है,
दूसरा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है, और एक्सपेंस रिकग्निशन। अब बेसिकली इनकी जो थीम है वो हमने समझना है। जो मेजरमेंट कंसेप्ट भी लिख सकते हैं उसको, मेजरमेंट अजम्पशंस भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट कंसेप्ट्स भी लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो मेजरमेंट से मुराद यह है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी बिजनेस की, वो सारी की सारी इन मॉनेटरी टर्म्स मेजर की जाएंगी। यानी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी रुपीस में, अगर डॉलर है तो इन डॉलर, युआन, किसी भी ना किसी करेंसी में मेजर की जाएंगी। पहला कंसेप्ट। दूसरा क्या है, फुल डिस्क्लोजर, कि आप अपने बिजनेस के अंदर हर इंफॉर्मेशन जो मटेरियल फैक्ट है, जिससे आपके अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर आ सकता है, और आपकी एक्यूरेसी के ऊपर उसका इफेक्ट आ सकता है, आप सारे के सारा वो क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। कोई चीज़ इसमें से छुपाएंगे नहीं, ना ही इसको अंदर चेंज करेंगे। इसको कहते हैं फुल डिस्क्लोजर, यानी इन डिटेल्ड। नेक्स्ट आपके पास प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि जब भी आपका रेवेन्यू अर्न हो जाए, जनरेट हो जाए, उसको रिकग्नाइज करें। मिसाल के तौर पे आइदर रिसीव्ड और नॉट, आपने किस सर्विसेज प्रोवाइड की तो आपका रेवेन्यू जनरेट रिकग्नाइज हो गया है, चाहे वो आपको उसी टाइम रिसीव हुआ है या नहीं, तो ये प्रिंसिपल कहता है आप इसको अकाउंटिंग में एंटर करें, उसको रिकग्नाइज करें। अगर रिसीव हो जाएगा तो आप कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे, अगर रिसीवेबल है तो उसको रिसीवेबल बना दें और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दें। इसी तरह से एक्सपेंस रिकग्निशन, आपका एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है, आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटर करेंगे, चाहे आपने उसको पे किया है या इन फ्यूचर पे करना है। तो अगर आप पे कर देंगे उसी टाइम तो एक्सपेंस डेबिट, और कैश या चेक या बैंक जो भी जिसके जरिए पे करेंगे वो क्रेडिट कर देंगे। अगर पेएबल होगा तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। जब पे करेंगे तो फिर पेएबल डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है आपके बेसिक प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है अजम्पशंस, कि कुछ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए आपको कुछ चीज़ें एज्यूम करना पड़ती हैं, जिनमें से नंबर वन इज गोइंग कंसर्न। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जिस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो, ये कंपनी इन नियर फ्यूचर ये चलती रहेगी, ये क्लोज नहीं होगी। इसलिए ये आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंपनी को क्लोज करना हो तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और तरह से होते हैं, जिसने इन फ्यूचर रनिंग में रहना है उसके और तरह से होते हैं। और दूसरा है मॉनेटरी यूनिट, कि आप हर चीज़ को मॉनेटरी यूनिट के अंदर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। दूसरा है टाइम पीरियड, कि जो नॉर्मल फिनेंशियल पीरियड होता है किसी भी बिजनेस का, वो 1 ईयर का होता है या 4 क्वार्टर्स का होता है। लेकिन आजकल क्योंकि एडवांसमेंट आ रही है तो हर कंपनी को मंथली अकाउंट्स भी चाहिए होते हैं, क्वार्टरली अकाउंट्स भी चाहिए होते हैं, सेमी एनुअल भी चाहिए होते हैं, और एनुअली भी चाहिए होते हैं। तो जिस तरह से आपको डाटा चाहिए होगा आप उसी तरह से रिपोर्टिंग करेंगे। तो टाइम पीरियड को भी आप मेंशन करेंगे। और नॉर्मल जो अकाउंटिंग पीरियड लिया जाता है वो 12 मंथ का लिया जाता है। उसके बाद यह है बिजनेस एंटिटी, इसको आप सेपरेट एंटिटी भी कह सकते हैं, कि आपका जो बिजनेस है वो ओनर से सेपरेट है। बिजनेस विल बी सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है। आपने चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, जब भी आप एज अकाउंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, एज अकाउंटेंट काम कर रहे होंगे, तो आपने बिजनेस को ओनर से सेपरेट रख के ट्रीट करना है। नेक्स्ट वाज इज कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद है जी मटेरियलिटी, आपने हर चीज़ नहीं लिखनी, आपने सिर्फ जो मटेरियल फैक्ट्स होंगे जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा आप उसको लिखेंगे, बाकी हर ट्रांजैक्शन को इंटर नहीं करेंगे। या जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, उसको लिखेंगे। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी उसको इंटर नहीं करेंगे। और दूसरा आपने बेनिफिट्स और कास्ट एनालिसिस को भी मेजर करना है, कंसीडर करना है। चाहिए सर्बन्स ऑक्सले एक्ट, इसको भी एक याद कर लें, ये किसी किसी क्वेश्चन में इसको भी दे देते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। कहते हैं ये एन ऑडिट एग्जामिन्स वेदर financial statements are prepared using gap, it does not attest to absolute accuracy of the statements। इसको थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। और इसका एक्ट आई थिंक 2002 में आया था, ये इसकी डेट भी याद कर लीजिएगा।
उसके बाद है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है जी, आपके पास जो एसेट्स हैं वो इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ओनरशिप के, क्योंकि जो बिजनेस के फिनेंसिंग है वो बेसिकली दो सोर्सेज से होती है। या तो जो ओनर्स है वो खुद अरेंज करता है, खुद लेके आता है, या फिर आप लोन लेके आते हैं। जो खुद लेके आते हैं ओनर्स या पार्टनर्स, वो आपकी इक्विटी या कैपिटल कहलाता है। और जो आप फ्रेंड से, फैमिली से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके आते हैं वो आपकी लाइबिलिटीज कहलाती है। तो इसलिए इनको जब भी मेजर किया जाता है तो ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, क्योंकि ये जो एसेट साइड्स है ये बेसिकली इस इन दोनों की तरफ से फाइनेंस स्टोर होती है। इन दोनों का क्लेम होता है एसेट्स के ऊपर, या ओनर्स का होगा या आउटसाइडर्स का होगा। तो इसलिए ये हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आर रिसोर्सेज ओन कंपनी ओन्स आर कंट्रोल। जो कंपनी के नाम से होता है, ये कंपनी कंट्रोल कर रही होती है, वो आप कंपनी के एसेट्स कहलाते हैं। तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं, आर क्रेडिटर्स या क्लेम्स ऑन एसेट, वो लोग जो आपके एसेट्स को क्लेम करते हैं। उसके बाद है इक्विटी, यानी इक्विटी इज द ओनर्स क्लेम ऑन एसेट्स। आउटसाइडर्स क्लेम होगा जो एसेट्स के ऊपर, वो लाइबिलिटीज। और जो ओनर्स क्लेम होगा वो क्या कहलाएगी, इक्विटी कहलाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन सी होती हैं जी। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली हमारे जो मैचिंग प्रिंसिपल है ये उसके अंडर ये यूज होती है। ब्रिटिश अप्रोच में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और अमेरिकन अप्रोच में इनकम स्टेटमेंट होता है। यानी करंट ईयर्स की कंपनी की रेवेन्यू को करंट ईयर्स के या करंट पीरियड के एक्सपेंस के साथ मैच किया जाता है। अगर आपकी रेवेन्यू एक्सीड कर जाती है एक्सपेंस से, तो कंपनी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट अर्न करती है। और अगर आपके रेवेन्यूज कम होती हैं और एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, तो फिर कंपनी लॉस सफ़र करती है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटीज, यानी एक्सप्लेन चेंजेस इन इक्विटी फ्रॉम नेट इनकम और नेट लॉस फ्रॉम एन ओनर इन्वेस्टमेंट एंड विदड्रॉल ओवर अ पीरियड। तो ये बेसिकली ओनर्स का अकाउंट होता है कि जब आए थे तो कितने अपने कैपिटल लेके आए थे, इक्विटी लेके आए थे, फिर ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कितने विदड्रॉल की या ड्राइंग की, वो इसमें से माइनस हो जाएंगी। और जितना उनके हिस्से में प्रॉफिट आएगा जो पूरे ईयर के अंदर उनके हिस्से ने उन्हें अर्न किया, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अगर कोई लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो उसका उनके जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है ओनर्स का, वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। बैलेंस शीट क्या होती है जी, बेसिकली ये फिनेंशियल हेल्थ या फिनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस के टोटल एसेट्स कितने हैं, उसके अंदर टोटल लायबिलिटीज कितनी है और टोटल इक्विटीज कितनी है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपकी बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली क्या कहलाती है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट कहलाती है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी आइडेंटिफाइज कैश इनफ्लोज, रिसीट्स एंड कैश आउटफ्लोज, पेमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपनी जस्ट डेफिनेशन और टर्म्स को क्लियर करना है, बाकी फॉर्मेट्स देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर में न्यूमेरिकल तो आते नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर इन फ्रॉम चैप्टर 2।